हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी इजी। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान, उसका संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना था। मैंने 1757 की प्लासी की लड़ाई से शुरुआत की थी और 1858 की क्रांति तक हमने जिसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है वहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया था। जो पूरा जो दौर है ना, ये 1757 से जो अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और अपना पहली राजनीतिक जीत के तौर पे यहाँ पे जो जीतते हैं, यहाँ से जो ब्रिटिश कंपनी, याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी यहाँ से जो 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1858 के भारत शासन अधिनियम तक राज करती है। और कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि 1858 की भारत शासन अधिनियम में ये क्लियर कर दिया जाता है कि जो ब्रिटिश जो कंपनी है उन लोगों से अब क्या किया जा रहा है, भारत में व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों से उन लोगों को अब हटाया जा रहा था। अब सीधे कहाँ जा रहा है इसका शासन, अब भारत का शासन सीधे तौर पे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हस्तांतरित किया जा रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है और हम लोगों को अब पढ़ना था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें मैंने पहले भी आप लोगों से क्लियर किया है कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ PDF में जो अंडरलाइन किया हुआ है येलो कलर से, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो 1800 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से को बता दूं कि अगर आप चीज़ों को आज के हिसाब से जोड़ करके अगर पढ़ोगे तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है और क्लियर भी जल्दी होती है। तो अभी से अगर हम लोग जोड़े इस समय के अध्यादेश से, तो अध्यादेश जारी करने का पावर किसके पास होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और उस अध्यादेश का पावर उतना ही होता है जो एक संसद में एक कानून जो बन करके तैयार होता है उसके बराबर उस अध्यादेश का शक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको मिली, गवर्नर जनरल को मिली। और ये अध्यादेश का जो अवधि था वो मात्र 6 महीने का होता था। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है विधान परिषद, तो विधान परिषद अभी भी कई राज्यों में है, जैसे कि 6 राज्यों में है। तो वे 6 राज्य कौन कौन से हैं, हम लोगों को इस पे भी ध्यान देते चलना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी, ये 6 राज्यों में अभी भी विधान परिषद कार्य कर रही है। और इस वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, यहाँ पे 1861 में कहाँ कहाँ पे विधान परिषद की स्थापना की गई, तो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद आता है कि इस पहले क्या था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाता था। ऐसा कोई भी अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया था। जो भी अंग्रेज बनाते थे वो अपने तौर तरीके से बनाते थे और खुद ही रूल करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहली बार क्या हुआ कि भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ पे शामिल किया गया कानून बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये देखिए नोट में दिया हुआ है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो जैसा कि अभी भी होता है कि विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुने जाते हैं, और हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब विधान परिषद का टॉपिक आएगा। तो अभी हम लोगों को इतना ही जानना है कि विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से देखिए, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया है कि मनोनीत किया है। ठीक है, उसके बाद 1863 का अधिनियम में मात्र एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये रखता है कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ऐसे तो मैंने कल ही बता दिया था कि 1858 का जो विद्रोह होता है तो उसी को लेकर के जो वहाँ की ब्रिटिश जो क्राउन होता है वो सतर्क हो जाता है और सारा चीज़ भारत का सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मल रूप से लिखित दस्तावेज के साथ, यानी कि 1863 के अधिनियम में ले लिया जाता है। उसके बाद ऐसे तो ब्रिटिश की जो
ब्रिटिश का जो क्राउन होता है वो सामग्री तो भारत का बन ही जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा 1876 में यहाँ पे 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें बस ये यही सारी कुछ जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट रखती है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1852 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ पे आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले हुई थी। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो मतलब जो पढ़ रहे हैं ना पीछे, तो हमेशा माइंड में रहता है कि कहीं हम कुछ भूल तो नहीं गए। तो उस चीज़ को मैं दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढी हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, जिससे आप लोगों के सारे डॉट जो भी माइंड में होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो क्या था कि 1852 का जो था 92 का जो भारत परिषद अधिनियम 92 का परिषद अधिनियम जो आता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे होती है और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी जाती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पहले तो बजट पे ऐसा कोई बहस करने का कोई अधिकार दिया नहीं गया था इंडिया में किसी को भी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो होता है यहाँ पे आता है कि राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का भी शक्ति दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि सांप्रदायिक रूप से विभाजन सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, तो वो हो गया 1909 का। तो इसमें यही बोल रहा है कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें सबसे पहली बार क्या हुआ था कि मुस्लिम लोगों के लिए पृथक संप्रदाय मतलब यानी कि एक धर्म को पृथक करने के लिए लाया गया था। ऐसे तो जो ब्रिटिश थे यहाँ पे आए थे वो यही मन से लेकर के यहाँ पे इतने दिनों तक राज किया हिंदू और मुस्लिम को बांट करके। तो यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लिए जब उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया, ठीक है, यहाँ पे ये 1909 में पूरे 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ रखती है। तो ये कौन लाया था, और ये भी सवाल पूछ सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये कौन लेकर के आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसे लेकर के आया था। इसकी जो मुख्य विशेषता थी कि इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम चीज़ों को अभी से रिलेट करके अगर जोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर अभी हम इस द्विसदनात्मक को अभी से जोड़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि जैसे कि केंद्र सरकार जो अभी केंद्र में है तो वहाँ पे दो एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी व्यवस्था की गई कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें पहला था राज्य परिषद, दूसरा था केंद्रीय विधान सभा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो ये द्विसदनात्मक जो शब्द आया है वो डायआर्की शब्द से आया है जो एक यूनानी शब्द है। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात है 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय के दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। अब हम लोग समझते हैं कि आरक्षित और हस्तांतरित में क्या फ़र्क है। ठीक है, आरक्षित से तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि आरक्षित यानी कि जैसे कि अभी से अगर हम लोग इसे रिलेट करें तो जैसे राज्यपाल कुछ चीज़ों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही फैसला ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे था आरक्षित विषय, जो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ इन आरक्षित विषयों पे सिर्फ गवर्नर जनरल ही कानून बना सकता था, उसके लिए ही आरक्षित रख दिया गया था। अब लेकिन बात आता है हस्तांतरित की। तो हस्तांतरित एक ऐसा विषय था जिन चीज़ों पे गवर्नर फैसला तो लेता था लेकिन किससे पूछ करके,
तो विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री होते थे उनकी सहायता लेकर के वो फैसला लिया करता था। अब तो देखिए, एक तो वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री हुआ करते थे, तो अब जब वो कोई फैसला लेंगे तो विधान परिषद में तो उनसे सीधे तौर पे पूछ लिया जाएगा कि आपने जो ये फैसला लिया क्यों लिया, नहीं लिया। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, वही वाली बात हो गई। तो जो ब्रिटिश जितने भी रूल लेकर के आई तो लोगों को बस दिखाने के लिए लाई कि हम आपके लिए बहुत सारे कानूनी अधिकार लेकर के आ रहे हैं, कानूनी सुधार लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करती नहीं थी। आखिरकार वो जो भी करती थी वो अपने फ़ायदे के लिए ही करती थी। तो इससे तो ये बात साबित हो रही थी। तो यहाँ पे आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आता है इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट रखता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी कि जितने भी जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उन चीज़ों के लिए क्या लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। फिर अब देखिए नीचे नेक्स्ट आइए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था कि केंद्र का दबदबा रहता था, तो केंद्र और राज्य का बजट दोनों का बजट एक ही साथ आता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि केंद्र का बजट और राज्यों का बजट अलग कर दिया गया है। जैसा कि अभी भी है, सारे राज्यों का बजट अलग आता है और केंद्र का बजट अलग आता है। तो इसको तो याद रखने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ें कब हुई थी, 1919 में हुई थी पहली बार कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1919 के जो अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये देखिए नोट में लिखा हुआ है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बुक में, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ अब कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाने से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। हम थोड़ा थोड़ा सही करके बिना फोर्स लगाए हुए और बिना किसी प्रेशर को झेले हुए मतलब थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो और मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को लाऊं और अच्छे तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। बाकी धन्यवाद।